नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्क्वायर लूप विथ साइड 70 सेंटीमीटर एंड नेट रेजिस्टेंस 200 ओम। यानी हमें लेंथ गिवन है 70 सेंटीमीटर एंड नेट रेजिस्टेंस इज 200 ओम, इज पुल्ड आउट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी हमें गिवन है 5 टेस्ला एंड वेलोसिटी कितना गिवन 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड करंट इन द लूप। क्लियर? और करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ध्यान दें कि जैसा कंडीशन आपको डायग्राम में दिया गया है सेम उसी कंडीशन के लिए हमें कैलकुलेट करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि थोड़े टाइम बाद ये बाहर निकल जाएगा तो इधर वाली साइड पे भी कुछ इंड्यूस होना चाहिए, ऐसा नहीं। जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सोचें। जो दी गई कंडीशन है उसमें हमें दिख रहा है कि ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और V के भी पैरेलल आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ ब्रांचेस की 1 2 3 4, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो L2 है वो पैरेलल है L4 के और पैरेलल है V के। इसका मतलब यहाँ 2 और 4 पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी E2 और E4 का वैल्यू कितना रहेगा? वो 0 रहेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली ब्रांच आपको दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। फर्स्ट वाली ब्रांच किधर है? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। तो 8L1 मैग्नेटिक फील्ड कितना? B0, और B अगर 0 है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कितना रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये 3 ब्रांचेस तो हो गई कैंसिल आउट। बची कौन सी ब्रांच? फोर्थ ब्रांच। फोर्थ ब्रांच में आप देखो कि क्या हाई पोटेंशियल एंड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो रॉड है, थर्ड नंबर का जो रॉड है, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या इस पे आप हाई पोटेंशियल एंड देख सकते हैं? ध्यान से देखो तो हाई पोटेंशियल एंड वो आपको मिलेगा V क्रॉस B से। V क्रॉस B मीन्स I क्रॉस माइनस K, और I क्रॉस माइनस K रिप्रेजेंट करता है प्लस J को। क्लियर? यानी यहाँ एक बैटरी बनेगी। मैं सर्किट को इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने पहले नोट कर लिया है। अब जो डायग्राम आपका नया डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग आप देखें। टोटल रेजिस्टेंस आपको गिवन है। इस वाली ब्रांच में एक बैटरी बन गई, ठीक है, जिसका हाई पोटेंशियल एंड ऊपर की तरफ बना है प्लस J में। ठीक, और इस बैटरी को आपने नंबर दे दिया E3। ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है टोटल। तो इस टोटल रेजिस्टेंस को आपने क्या बोल दिया? R। क्लियर? क्या E3 का वैल्यू बता सकते हैं? E3 कितना रहेगा? देखो V B L, कोई डाउट? क्योंकि एक तो कंडक्टिंग रोड ही तो है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। तो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे VBL से। वेलोसिटी कितना? 1, मैग्नेटिक फील्ड कितना? 5, एंड लेंथ कितना? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर वी कैन राइट 0.7 मीटर। सो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हुआ 3.5 वोल्ट। नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है? करंट। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना चाहिए। यानी जो करंट फ्लो का डायरेक्शन रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? E3 बाई R से कैलकुलेट किया जा सकता है। E3 कितना है? 3.5, एंड रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस का वैल्यू 200 ओम। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 35/2 रिप्रेजेंट करता है 17.5 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, एंड डायरेक्शन रहेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि जिधर बैटरी का पॉजिटिव आया है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना चाहिए। सो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि किस किस ब्रांच में ईएमएफ जनरेट हो सकता है। तो एक ही ब्रांच आपको मिली जहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। यहाँ पे भी इंड्यूस नहीं हुआ, यहाँ भी इंड्यूस नहीं हुआ, और यहाँ भी इंड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, कैलकुलेट किया, हाई पोटेंशियल एंड मिला, बैटरी बना दी, हाई पोटेंशियल एंड के अकॉर्डिंग करंट कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू आ गया। क्लियर? नेक्स्ट अगेन हमें एक लूप दिया गया, साइड 10 सेंटीमीटर, 10/10 स्क्वायर लूप है। V वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है? देखो मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला गिवन है, इंड्यूस करंट का वैल्यू 1 मिली एम्पियर गिवन है, और वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। अब आप सीधे सीधे एक बात बताएं कि कहां पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा।
इस ब्रांच में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। ये जो ब्रांच है ये V से पैरेलल, यहाँ भी नहीं होगा। ये जो 4th नंबर वाला ब्रांच है, ये अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो अगेन 1 2 4 तो रहेंगे 0, ठीक। 3 में इंड्यूस होगा। V किधर दिया है, हाई पोटेंशियल एंड से देखो, V किधर दिया है और B किधर दिया है, क्लियर। अब आपसे पूछा गया कि इंड्यूस करंट आ गया 1 मिली एम्पियर, B है आपका 2 टेस्ला, क्लियर। V आपको इसी डायरेक्शन में दिया, मतलब I कैप में कंसीडर करना होगा। मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है तो I क्रॉस माइनस के रिप्रेजेंट करता है प्लस J को। तो यहाँ जो बैटरी बनेगी 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर पे जो बैटरी बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। ये E3 पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है जिसका वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, क्लियर। ध्यान दें, करंट हम कैलकुलेट करते हैं EMF अपॉन रेजिस्टेंस से, और EMF कितना मिलेगा, VBL, और रेजिस्टेंस कितना है यार। क्या इस इक्वेशन में कोई डाउट? क्योंकि इन तीनों में तो इंड्यूस नहीं होगा, यानी 1 2 4 में तो इंड्यूस हो ही नहीं रहा। बची कौन सी ब्रांच, 3rd ब्रांच, और 3rd ब्रांच में कितना इंड्यूस होगा, VBL के अकॉर्डिंग, और हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। सो वी कैन फाइंड वेलोसिटी बाय यूजिंग RI बाय BL। रेजिस्टेंस कितना गिवन, 1 + 3, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम, ध्यान देना R नेट 4 ओम है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 10 पावर -3। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला और लेंथ 0.1, so 2 into 10 power -1. So velocity is 2 into 10 power -2 meter per second, or you can say 2 centimeter per second. यानी जो लूप वेलोसिटी है that is 2 centimeter per second. कैलकुलेट कर लिया, लॉजिक सेम है। इंड्यूस EMF सॉल्व करो, V क्रॉस B डॉट L से। करंट कैलकुलेट करना है तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस, कोई भी अननोन क्वांटिटी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया फाइंड इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ध्यान दें, ये एक ट्रैक दिया गया, ठीक है, ये एक रेल दिया गया जिसको आप ट्रैक बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रैक दिया गया। एक रॉड यहाँ पे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज 0 ओम, और जो ट्रैक रेजिस्टेंस आपको दिया है उसका वैल्यू है 1 ओम पर मीटर। पहली बात तो ये, ठीक। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंड्यूस EMF कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई? अब मुझे एक बार बताओ, इंड्यूस EMF सॉल्व कैसे करें? यहाँ तो वेलोसिटी है ही नहीं। क्या ये रॉड मूव कर रही है? कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्ट में राइट में? नहीं पता, तो फिर सॉल्व कैसे करें, बोलो। EMF सॉल्व करने के हमने कितने मेथड पढ़े? EMF सॉल्व करने के आपने 2 मेथड पढ़े। या तो हम यूज कर सकते हैं चेंज इन फ्लक्स यानी -d∅dt से, या फिर सॉल्व किया जा सकता है VBL से। तो दोनों में से कौन सा मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? ध्यान दो, हम यहाँ पे फ्लक्स वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी गिवन नहीं है। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग है? बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। तो ये जो लूप एरिया है वो तो फिक्स है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ऐसा करने से फ्लक्स बढ़ेगा, और बढ़ते हुए फ्लक्स को लेंज रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, कम करना है। ये बात हमें समझ में आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगा, डॉट में बढ़ेगा। तो डॉट में बढ़ते हुए फील्ड को कम करना है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी यहाँ जो डायरेक्शन रहेगा इंड्यूस्ड करंट का वो मिलना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। क्यों है? क्योंकि फील्ड डॉट में बढ़ रहा है, और फील्ड अगर डॉट में बढ़ रहा है तो कम करने के लिए फील्ड क्रॉस में आना चाहिए। क्रॉस में कब आ सकता है, जब इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। इतना पॉइंट समझ में आया? ध्यान दो, फ्लक्स सॉल्व कैसे करें, B डॉट A से। मैग्नेटिक फील्ड कितना, 2T, और एरिया कितना, ध्यान दो, ये साइड कितनी, 40 सेंटीमीटर, इधर साइड कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कितना बनेगा, 40 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो 40/20, तो 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 इंटू 0.2। क्लियर है? कोई डाउट? कितना मिला? यहाँ पे देखो 0.4 इंटू 0.2। इस बात का ध्यान रखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेरिएबल फील्ड है,
स्मॉल टी यहाँ पे मेंशन करें, कैपिटल टी मेंशन नहीं करना, मतलब टाइम के साथ ही वेरी हो रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा स्मॉल टी। सो 2t 0.4 0.8, तो 4 to 8 और 8 to 16, तो वैल्यू रहा 0.16 t, किसका वैल्यू 5 का, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ सॉल्व कैसे करें, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt, तो आंसर में मिलेगा माइनस 0.16 वोल्ट। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि बढ़ते हुए फील्ड का अपोज कर रहा है, इसलिए आंसर किसमें आया, माइनस में। माइनस रिप्रेजेंट करता है अपोजिशन। नेक्स्ट करंट, तो करंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग E/R। सो 0.16 डिवाइड बाई R तो अटक गया, R दिया है क्या, देखो रोड का रेजिस्टेंस देखो कितना है 0, और ये जो रेल ट्रैक आपको दिया है इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम पर मीटर। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रैक का पूरा लेंथ देखो कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितना बना 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम ट्रैक लेंथ की बात करते हैं तो ट्रैक का लेंथ रहा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, इसमें कोई डाउट। और हर मीटर पे रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 ओम। सो यू कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक कितना रहेगा 1 मीटर इंटू 1 ओम पर मीटर, यानी वैल्यू 1 ओम। तो डिवाइड बाई 1 ओम ही करोगे तो करंट आपको मिलेगा माइनस 0.16 एम्पियर। क्या करंट नेगेटिव में हो सकता है, नहीं होगा। फिर क्या किया जाए, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम करंट कैलकुलेट करते हैं, कोई करंट नेगेटिव में नहीं होता, हमें पता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब भी हम करंट कैलकुलेट करते हैं तो करंट का मोड ही सोल्व होता है E/R। क्लियर। तो यहाँ पर जब आप मोड लगा देंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगा 0.16 एम्पियर। और डायरेक्शन आप हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पहले से स्पेसिफाई कर चुके हैं कि 0.16 एम्पियर का करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। बात समझ में आई। ट्रैक हमें दिया था, ट्रैक का वैल्यू आपको दिया है कि 1 ओम पर मीटर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, ठीक। फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ा। फ्लक्स क्यों सॉल्व किया, बिकॉज हमें यहाँ पे रोड का वेलोसिटी गिवन नहीं है और फ्लक्स भी वेरिएबल है 2 × t दिया है, टाइम की टर्म में चेंज हो रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो बढ़ते फील्ड को कम करना है तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। सब यूज किया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें, पढ़ें। क्वेश्चन में दिया है एन एरोप्लेन विद विंग स्पैन। विंग स्पैन का मतलब जो दो इसके पंख होते हैं इन दोनों का फैलाव कितना दिया गया है 50 मीटर। क्लियर। सो एन एरोप्लेन विद विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ, तो ये तो आ गई लेंथ, ठीक है, दोनों टिप के बीच का लेंथ। फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गई इसकी वेलोसिटी। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, आई कैप। एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ये ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। एंड एट दैट एल्टीट्यूड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स आर 2 मिली टेस्ला एंड 3 मिली टेस्ला रेस्पेक्टिवली। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट 2 मिली टेस्ला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 मिली टेस्ला। Clear? Respectively. Then find induced EMF between the tips of the wing. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में बोला गया कि जो एक एरोप्लेन है, बनाने का ट्राई करते हैं कि एक एरोप्लेन जो है एरोप्लेन है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आई कैप में मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से कर रहा है 300 आई कैप। अर्थ से कांस्टेंट एल्टीट्यूड पर है, ठीक है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मान लीजिए ये एरोप्लेन है और ये इसके विंग्स हैं, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी जो विंग्स हैं ये कौन सी डायरेक्शन में, बताओ हमें कैसे दिख रहे हैं, देखो किधर दिख रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन आती है। अगर मैं अर्थ के पैरेलल हूँ, सामने मैं ईस्ट मान रहा हूँ, तो पीछे क्या बनेगा वेस्ट। अब इधर ईस्ट है तो इधर क्या बनेगा नॉर्थ, तो इधर क्या बनेगा साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर, कोई डाउट नहीं। क्लियर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
वर्टिकल कंपोनेंट हमें कितना दिया है? वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिया है 2 मिली टेस्ला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है 3 मिली टेस्ला। तो वर्टिकल कंपोनेंट 2 मिली टेस्ला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 मिली टेस्ला। अब मुझे एक बात बताओ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, मतलब प्लस जे कैप में। और वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन प्लस के भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकता है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ऊपर से नीचे आता हुआ मतलब माइनस के बनता है, ठीक है। और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो हमें दिखता है कि वो, अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो फिर आपको फील्ड लाइन्स इधर जाती हुई दिखती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आ रहे हैं तो फील्ड लाइन्स हमें ऊपर से आती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन रहा इसको हम के मान सकते हैं, क्योंकि हम जो भी पर्सन होगा वो तो यहाँ पे खड़ा होगा ना, उल्टा। इसको कैसा दिखेगा? ऊपर की ओर जाता हुआ। तो के मान सकते हैं, माइनस के मान सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया डायरेक्शन रहा प्लस के। कोई डाउट? ठीक। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप में। और जो विंग स्पैन था, यानी जो पंखों के बीच का फैलाव है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये जे में है, बिकॉज ये नॉर्थ साउथ में आपको दिया गया है। यानी जो एल है, एल का वैल्यू 50 मीटर, और कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ का मतलब है या तो जे में या माइनस जे में, क्योंकि एल वेक्टर की तो हम लेते नहीं है। हाई पोटेंशियल लेंथ हम वी क्रॉस बी से सॉल्व करते हैं। पहली बात, लेंथ हमें दिया है 50 मीटर और ये होना चाहिए जे में, इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इंड्यूस ईएमएफ जो आपको मिलेगा बिटवीन द टिप ऑफ द विंग्स, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं VBL से। ध्यान दें, लेंथ हमें दिया है जे में, V दिया है I में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में आना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए K में। तो मैग्नेटिक फील्ड K में कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट। बिकॉज अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करूंगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन का होता है? जे का। और जे एक दूसरे के साथ क्रॉस होगा, मतलब वो दो वेक्टर पैरेलल हो गए, तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू 0। मतलब यहाँ जो कंपोनेंट है वो एक वर्टिकल कंपोनेंट हमारे आंसर में आना चाहिए। सॉल्व कर दो। वेलोसिटी कितना दिया गया? 300। वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू 2 मिली टेस्ला, सो 2 × 10 पावर माइनस मिली, 10 पावर माइनस 3। और लेंथ कितना दिया है? लेंथ हमें दिया है 50 मीटर, विंग स्पैन 50। ठीक, सॉल्व किया तो 50 × 2 100, सो 3 × 10 पावर 2, और 100 भी 10 पावर 2 × 10 पावर माइनस 3। क्लियर? सो वैल्यू क्या रहा? 30। एंड ईएमएफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो वोल्ट। सो टिप्स के बीच में ईएमएफ कितना जनरेट हुआ? 30 वोल्ट। ये बात समझे? ठीक। तो हमें जो भी स्ट्रक्चर दिया जाए, आपको बोला जाए कि एक रॉड इस तरीके से ऊपर से नीचे गिर रही है, इस तरीके से आगे जा रही है, तो हमें क्या देखना है? एल वेक्टर, बी वेक्टर और वी वेक्टर, तीनों का डायरेक्शन देखना है। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो मैक्सिमम ईएमएफ विल बी VBL। और अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाएंगे तो उसके हमें आंसर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर BH कंपोनेंट ये यूज में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि BH और लेंथ दोनों पैरेलल आ गए। Next, a straight conductor of length L, 0.4 meter, is moved in a magnetic field of 5 Tesla with a velocity of 2 meter per second. Find maximum induced EMF. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मैक्सिमम EMF। और मैक्सिमम EMF कब मिलता है? When all three are mutually perpendicular। तो हमें क्वेश्चन में मानना पड़ेगा कि all three are mutually perpendicular, तभी आप मैक्सिमम EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी को मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 5 × 0.4, तो 2 × 5 10, 10 × 0.4 4 और वोल्ट। ये मैक्सिमम EMF जो रोड पे जनरेट होगा 4 वोल्ट। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया तो सीधे हम VBL यूज करेंगे। कोई एंगल दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता, डायरेक्शन होती तो उसके अकॉर्डिंग यूज करते। अब देखो, समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़कर और फिर सॉल्व करो। लिखा क्या है? A man runs with a velocity of 30 meter per second towards east। ध्यान दें, तो वेलोसिटी किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट। कितनी? 30। सो वैल्यू क्या रहा? 30 आएगा। क्लियर? BH कंपोनेंट का वैल्यू बोलो J, और वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू बोलो K। ठीक है। विद अ 3 मीटर रोड इन हिज हैंड,
यानी एक 3 मीटर की रोड उसने ली और वो दौड़ने लगा। कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड से। अब रोड वो दो तरीके से पकड़ सकता है, हॉरिजॉन्टली पकड़ सकता है, ठीक है, और वर्टिकली पकड़ सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इफ ही रन्स कीपिंग द रॉड हॉरिजॉन्टल, अब आई में तो वो जा रहा है और हॉरिजॉन्टली उसने रोड को पकड़ा हुआ है, तो कौन सी डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है? देखो, अगर मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, ऐसे देखो कि अगर मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, वेस्ट पीछे है, तो इधर कौन सी डायरेक्शन बनेगी? नॉर्थ साउथ। और नॉर्थ साउथ किसको रिप्रेजेंट करता है? जे में। तो अगर आपको दिया गया है कि जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टली लेके वो दौड़ रहा है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, तो हॉरिजॉन्टल लेके दौड़ेगा तो एल 3 मीटर लंबाई है और कौन सी डायरेक्शन में आ गई? वो जे में आ गई। किस कंपोनेंट से हमें आंसर मिलेगा? देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मिलेगा या वर्टिकल कंपोनेंट से मिलेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में आता है? जे में, और जे यहाँ पे पैरेलल हो गया, इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा। कौन से कंपोनेंट से मिलेगा? वर्टिकल कंपोनेंट से। कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ? वी बी वी एल। वेलोसिटी कितनी? 30, मैग्नेटिक फील्ड 2 और लेंथ 3। मल्टीप्लाई करें 180, तो 180 वोल्ट ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगा। क्लियर? तो डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप ये देखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, रोड वाले जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं कि रोड ऊपर से नीचे गिर रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वेस्ट में मूव कर रहा है, नॉर्थ में मूव कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उन सब में बीएच और बीवी इन दोनों कंपोनेंट्स को हमें देखना पड़ता है। जिस कंपोनेंट से पैरेलल आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं मिलेगा, जिससे परपेंडिकुलर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा। इसलिए आपने यहाँ पे क्या यूज किया? बीवी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट समझें, थ्योरेटिकल पार्ट है, ध्यान रखें। क्वेश्चन में दिया है मोशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक रॉड कंसीडर किया, यहाँ पर एक ट्रैक लगाया, ट्रैक का रेजिस्टेंस आर है, वेलोसिटी वी दे दिया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे पूछा गया इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, बताओ कितना होगा? तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू रहेगा बी वी एल। क्या इसमें कोई डाउट है? बोलो। वी किधर है? आई में। रोड किधर है? जे में। फील्ड किधर है? माइनस के में। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इंड्यूस ईएमएफ हमें वीबीएल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। इक्वेशन 1 में कोई डाउट नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं वही यूज कर रहे हैं। अब पॉइंट बताएं कि अगर ये जो रॉड है ये v वेलोसिटी से राइट साइड में जा रही है और सब जगह जो फील्ड अवेलेबल है वो किस तरीके का फील्ड है? क्रॉस फील्ड है, ठीक है ना? तो जैसे जैसे रोड आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब ये रोड आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर एरिया बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगा? क्रॉस में, यानी क्रॉस में फील्ड बढ़ रहा है। क्या करना होगा? कम करना है। कम करना है तो करंट इस तरीके से आनी चाहिए कि जो फील्ड आपको मिले डॉट में मिले। तो करंट यहाँ पे किस तरीके से जनरेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। कितना होगा? ईएमएफ अपॉन आर से सोल्व हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकंड आपसे पूछा गया इंड्यूस करंट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग ई बाई आर। सो आंसर रहेगा वीबीएल बाई आर एंड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन हमेशा लेंज रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, ठीक है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आपने देखा लेकिन उसको यूज नहीं करो, लेंज रूल लगाओ, आंसर सही मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रोड। मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स किसी रोड पे कब लगता है? यानी ये कंडक्टिंग रोड, एक एल लेंथ का रोड, करंट फ्लो कर रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी, सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है? देखो ध्यान से, बिल्कुल। तो डीएल भी किधर मानना पड़ेगा? जे में मानना पड़ेगा, ठीक है ना? ये बात समझ में आई कि जो डीएल रहेगा वो किधर रहेगा? जे में रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड किधर रखा है? ये माइनस के में रखा है, तो जे क्रॉस माइनस के करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर मिलेगा? अंदर की ओर मिलेगा, माइनस आई में। यानी यहां जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है उसका डायरेक्शन आ गया माइनस आई। और मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करें? तो मैग्नेटिक फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है आई एल बी। करंट कितना? बी वी एल बाई आर, पुट कर दो। सो बी वी एल बाई आर इंटू एल इंटू बी। सो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमें मिल गया
बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। क्लियर? कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में होता है। कई बार आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा गया कि जो फोर्स है वो किसके वेलोसिटी की कितनी पावर के प्रोपोर्शन में होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू B। क्लियर? सो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रॉड हमने कैलकुलेट कर लिया ILB से, I कैलकुलेट किया VBL बाई R से और E कैलकुलेट किया VBL से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब आपसे पूछा गया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द रोड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हमने बोला कि जो रोड है वो एक v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0। और एक्सेलरेशन 0 होने के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए? वो भी 0। तो इस पॉइंट को आप समझें कि अगर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन माइनस आई कैप में है, रोड v वेलोसिटी से प्लस आई कैप में मूव कर रही है, तो ऑब्वियस बात है कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो अभी नेट फोर्स क्या मिलेगा? 0। और नेट फोर्स अगर 0 मिलेगा तो इसका वेलोसिटी कंटिन्यू रहेगा प्लस साइन में, क्योंकि नेट फोर्स 0 होते ही एक्सेलरेशन क्या आ जाता है? 0। इस बात का ध्यान रख, समझ में आई पॉइंट? v वेलोसिटी से आप मूव कराने लगे, v वेलोसिटी से जब आपने रोड को मूव कराया तब करंट इंड्यूस हुआ, और करंट इंड्यूस होने के बाद एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा जो माइनस आई में था। हम ये चाहते हैं कि रोड v वेलोसिटी से मूव करता रहे, तो हमें FB के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो सेम मैग्नीट्यूड का हो। हमने अप्लाई कर दिया, फोर्स का वैल्यू आया था B स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। तो एक्सटर्नल फोर्स जो आपने अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फोर्स के इक्वली आना चाहिए, जिसको आप लिखेंगे B स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया? पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान देना कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है? वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में तो है। जब आप इसको इधर खींच के लेके जा रहे हो तभी यहाँ पे ये सब केस आए हैं कि करंट इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फोर्स लगने लगा, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स और वी के बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। बनाया नहीं बना? 0 डिग्री बना। ठीक है, तो एफ और वी के बीच में एंगल 0 डिग्री। ध्यान देना। अब पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर सोल्व होता है एफ डॉट वी से, एंड एफ और बी के बीच में एंगल कितना है? एफ वी कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी फोर्स का फॉर्मूला जो है बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर, उसमें हम क्या कर दें? वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दें। आंसर क्या मिलेगा? बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। पावर अगर कैलकुलेट करना है तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि पावर वेलोसिटी के कितनी पावर के प्रोपोर्शन में होता है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। क्लियर? ठीक, तो पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन, या क्वेश्चन में पूछा जाए थर्मल पावर डेवलप्ड एट रॉड या अक्रॉस द रोड। थर्मल पावर का मतलब I स्क्वायर आर, वहां से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर में सेम ही मिलेगा। कैसे? देखो ध्यान से, थर्मल पावर यानी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो के कारण कितनी पावर जनरेट हुई, वही हुआ थर्मल पावर। करंट कितना था? VBL बाई आर स्क्वायर इनटू आर। तो कितनी थर्मल पावर जनरेट हुई? B स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल है। तो एक्सटर्नल पावर पूछी जाए या थर्मल पावर पूछी जाए अक्रॉस द रोड, आंसर रहेगा सेम, B स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हाफ डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर एट t इज इक्वल टू 0। यानी एक डिस्क हमें दी गई है हाफ डिस्क, ये t इज इक्वल टू 0 पे इसी कंडीशन में है और ये अपने सेंटर O के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट होता है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड इंड्यूस्ड EMF व्हेन डिस्क इज कंप्लीटली इन द मैग्नेटिक फील्ड।
अभी डिस्क जो आपको गिवन है ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। अब ये क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी, रोटेट करके ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। फाइनल कंडीशन की अगर हम बात करें तो फाइनल कंडीशन आपको कुछ इस तरीके से दिख सकती है कि पूरी डिस्क कहाँ पर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन से सेकेंड कंडीशन, मतलब जब पूरी डिस्क मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यहां तक आने में हमें कैलकुलेट करना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना हुआ है। ठीक है, प्रोसेस समझना। देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, डिस्क का एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन हमने पूरी डिस्क को एक साथ अंदर नहीं रखा है। बात समझ रहे हैं? ये जा रही है रोटेट करते हुए धीरे धीरे धीरे। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट, किसी भी नेक्स्ट इंस्टेंट पर डायग्राम कुछ इस तरीके से बन सकता है कि डिस्क जो आपको गिवन है वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, फिर अगले इंस्टेंट पर और ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है बट एरिया इज वेरिएबल, और अगर एरिया वेरिएबल है तो फ्लक्स में चेंज होगा, एंड अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। पॉइंट समझ में आया कि ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहां पर यानी आफ्टर टी टाइम कितना एंगल बनाने लगा, थीटा एंगल बनाने लगा। ठीक है, क्वेश्चन में नोट कर लिया, हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा एंगल बनाने लगा। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या आप बता सकते हैं एरिया कितना रहेगा, डीए? सो वैल्यू ऑफ डीए विल बी हाफ आर स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन है कैपिटल, सो कैपिटल आर स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहां पर आपको दिया है एक आर्क, और आर्क का एरिया होता है हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू एंगल, अल्फा जो भी आपको गिवन है। ठीक है, फ्लक्स कितना होगा? तो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी। तो यहां हमें वैल्यू मिलेगा हाफ आर स्क्वायर बी थीटा। क्लियर? थीटा को क्या लिखा जा सकता है? थीटा को हम लिख सकते हैं, थीटा वी कैन राइट ओमेगा टी, बिकॉज आपको गिवन है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ओमेगा को लिखा जा सकता है थीटा इंटू टी। सो वैल्यू ऑफ डी फाई या वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो फाई वी कैन राइट आर या बी आर स्क्वायर बाई 2 थीटा, थीटा के प्लेस पर ओमेगा टी। Clear? Now we want to calculate induced EMF. So induced EMF will be E mod is equal to d phi by dt, यानी जो फंक्शन हमें गिवन है phi, उसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। b कांस्टेंट, r कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन dt by dt, then answer is half b ओमेगा r स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन, यानी करंट जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। क्लियर? देखो, जब ये सेमी सर्कल जो हाफ डिस्क आपको गिवन है ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, तो यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। जब ये फील्ड के अंदर एंटर करने लगेगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा? क्रॉस में इंक्रीज होगा। तो लेंज रूल के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए कि वो उस कॉज का अपोज करे जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। इसका मतलब लूप जैसे जैसे अंदर एंटर करता जाएगा, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आनी चाहिए कि बढ़ते हुए क्रॉस फील्ड का अपोज करे। इसका मतलब करंट किधर होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड आई विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आई? यानी यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, ईएमएफ कितना रहा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर पूछा गया तो लेंज रूल के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है, देन आई विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझो। हमें बोला गया इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमने एक कंडक्टिंग रॉड लिया और उसको एक पॉइंट पे हिंज करके, ध्यान रखना हिंज होना जरूरी है, कि एक पॉइंट पे हिंज करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दिया।
ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये एक रॉड कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसको इस O पॉइंट पे हिंज किया और इसी पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर दिया। इसका लेंथ हमने कंसीडर कर लिया, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज L, एंड जो राइट एंड वाला पॉइंट है इसको हमने मेंशन कर दिया A। क्लियर। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी बना लिया कि सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, ठीक है, सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज B, कांस्टेंट फील्ड, डायरेक्शन इनवर्ट। अब ये रोड क्या कर रहा है? यहाँ पे रोटेट कर रहा है। कि रोटेट कर रहा है तो क्या यहाँ पर फ्लक्स कटिंग होगा? बिकॉज रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो फ्लक्स कटिंग होगा, और ड्यू टू फ्लक्स कटिंग यहाँ पर एक EMF जनरेट होना चाहिए। क्लियर। नाउ अब ध्यान देना, EMF तो जनरेट होगा, हमें पता है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अलग अलग एंड पे जाते हैं, ठीक है। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो हमें इंड्यूस EMF तो मिलेगा, तो यहाँ पे भी इंड्यूस EMF तो होना चाहिए। हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले कि पोलैरिटी क्या रहेगी, मतलब कौन सा टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर है, कौन सा टर्मिनल लो पोटेंशियल पर है। तो हाई पोटेंशियल एंड हम किस तरीके से चेक करते थे? हाई पोटेंशियल एंड हम चेक करते थे V क्रॉस B से। कैसे चेक करते हैं? V क्रॉस B से, ठीक। अब जो डायग्राम आपको दिया गया है, हमें डायग्राम को इसी इंस्टेंट पर देखना होता है, डायग्राम को इसी इंस्टेंट पर देखना होता है। तो हमने माना कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट का लेंथ हमने कंसीडर कर लिया dx, टोटल लेंथ कितना है L, एलिमेंट कितना मान लिया dx, ठीक है। इसकी हिंज पॉइंट से डिस्टेंस कितनी मानी हमने? हिंज पॉइंट से हमने इसकी डिस्टेंस कंसीडर कर ली x, ठीक। अब ये रोटेट किधर की तरफ कर रहा है? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमें ये जाता हुआ दिखेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको रॉड इस तरीके से दी जाती तो हमें इंस्टेंट दिखता लेफ्ट साइड में जाता हुआ। अगर ये रॉड आपको इस तरीके से दी जाती तो हमें एलिमेंट दिखता ऊपर की ओर जाता हुआ। अगर ये रॉड हमें इस तरीके से रख के दी जाती तो आपको एलिमेंट दिखता राइट साइड में जाता हुआ, ठीक है। यानी जो कंडीशन आपको गिवन है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। और वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जिस तरीके का आपको ओमेगा दिया है। ओमेगा अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिवन तो वेलोसिटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। अगर ओमेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज दिया होता तो वेलोसिटी आप अपवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करते। यानी V का डायरेक्शन हमें पता चला, V है कौन सी डायरेक्शन में? -J में। और B हमें किस में दिया है? B हमें दिया है -K में। तो -J और -K, तो माइनस माइनस तो प्लस, और J क्रॉस K रिप्रेजेंट करेगा I को। तो A और B, O और B में से राइट साइड में, मतलब I डायरेक्शन में कौन है? A पॉइंट। तो A पॉइंट बनेगा हाई पोटेंशियल पे और O पॉइंट रहेगा लो पोटेंशियल पे। तो कंडक्टिंग रॉड के लिए भी पोलैरिटी कैलकुलेट करना वो मेथड से में हाई पोटेंशियल एंड V क्रॉस B से ही सॉल्व होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर EMF कितना इंड्यूस हुआ वो हम देखें। ये जो छोटा सा एलिमेंट आपने लिया है, इस एलिमेंट का लेंथ हमें पता है dx, वेलोसिटी पता है v, ठीक, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है। यानी एलिमेंटल EMF या इंड्यूस्ड EMF ऑन एलिमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने उसको लिखा डी ई, बेसिक इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L, ये इक्वेशन था बेसिक, ठीक है। लेकिन हम पोलैरिटी किससे सॉल्व कर लेते हैं? V क्रॉस B से। और मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज करते हैं VB L का, ठीक है। तो वही पैरामीटर आपको यहाँ पर लिखना है। सो DE इज इक्वल टू VB और L के लिए ये dx, ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखा जा सकता है? बिकॉज हमें जो क्वेश्चन में टर्म गिवन है वो ओमेगा गिवन है, वेलोसिटी आपने कंसीडर किया है। सो वी कैन राइट, v के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ओमेगा x और ये भी dx, v इज इक्वल टू ओमेगा r, सर्कुलर मोशन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो d का वैल्यू आ गया। अब कंप्लीट EMF अगर हमें चाहिए, यानी इंड्यूस्ड EMF ऑन रॉड, तो रॉड में कितना इंड्यूस EMF होगा? तो हम क्या करें? DE, इसको इंटीग्रेट करें 0 to E, ओमेगा B कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा x dx का, कहां से कहां तक? टोटल लेंथ कितना है रॉड का? टोटल लेंथ है 0 to L,
तो 0 से L तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो वैल्यू मिलेगा E इज इक्वल टू बी ओमेगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, x dx इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 टू L। सो वैल्यू कितना आया, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। तो ये एक बेसिक पैटर्न हो गया कि अगर L लेंथ का रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट करता है तो वैल्यू क्या बन जाएगा, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ठीक। अब एक पॉइंट आप वापस समझे, ये तो बना आपका एक फॉर्मेट, जहां जो रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन के कारण क्या यहां पर एक सर्किल फॉर्म होगा? किस तरीके से, देखो इधर हमने बोला कि एक रॉड है यहां पर, वो मोशन कर रही है, हिंज पॉइंट ओके अबाउट एंड ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। तो यहां पर जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो ये कितना एरिया कन्फाइन करेगा, लेंथ कितना है L, तो एरिया कितना कन्फाइंड होगा, एरिया विल बी पाई L स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ठीक। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रॉड रोटेशन कर रही है तो एरिया कितना कवर करेगा, पाई L स्क्वायर। क्या यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है, देखें तो ध्यान से, E वी कैन राइट E इज इक्वल टू बी, ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई f और यहाँ पर L स्क्वायर। देखो ये टर्म पाई L स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया, कि एरिया कितना कवर किया है मैग्नेटिक फील्ड में। 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इंड्यूस्ड EMF विल बी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इंड्यूस EMF कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मेट हैं। अगर आपको ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ गिवन है तो हम यूज करते हैं हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो फिर हम यूज करेंगे BFA। क्लियर? ठीक है। यूनिट अभी भी वोल्ट ही रहेगा बिकॉज EMF की हम बात करें, EMF आता है वोल्ट में। तो पॉइंट क्लियर हुआ। एलिमेंट कंसीडर किया, सबसे पहले आपने एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर लिया, D इज इक्वल टू ओमेगा x b dx, कंप्लीट रोड के लिए इंटीग्रेट किया 0 टू E एंड लेंथ रहेगा 0 टू L। हाई पोटेंशियल एंड आपने देख चुके हैं, लो पोटेंशियल एंड आप देख चुके हैं। तो हाई पोटेंशियल एंड क्या रहा, A पॉइंट, लो पोटेंशियल एंड कितना रहा, B पॉइंट। तो अगर आपको बोला गया कि इस रोटेटिंग रॉड का, इसको रब कर दें, जो हमने लिखा, ये जो रोटेटिंग रॉड आपको गिवन है इसका क्या करें, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करना है, ध्यान से सुने, पॉइंट A L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी का हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। तो आपने देखा कि O पॉइंट आपको मिला है लो पोटेंशियल पे, A पॉइंट आपको मिला है हाई पोटेंशियल पे, तो A पॉइंट पे हाई पोटेंशियल, B O पॉइंट पर लो पोटेंशियल। एंड बैटरी जो यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू कितना, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जो रोटेटिंग रॉड है उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया है। बिकॉज बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होती है EMF की। वायर आपको दिया, रोड आपको दिया, तो उसके बाद कोई रेजिस्टेंस होगा, हम इंड्यूस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो सॉल्व किए जा सकते हैं, यानी जो भी आपको रोटेटिंग ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन है उसको हमें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो टर्मिनल हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तो आपने V क्रॉस B से सॉल्व किया। ठीक, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर यूज कर सकते हैं या BFB यूज किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मानो हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड A एंड B एंड है, दो एंड हैं एक कंडक्टिंग रॉड के, जो ओमेगा से रोटेट कर रही है पॉइंट A के अबाउट। क्लियर? कैलकुलेट करना है E माइनस EB, कैलकुलेट करना है E माइनस EB एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज L, ये हमने कंसीडर कर लिया। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक, तो इसका आंसर बताओ। अगर आपसे केवल मैग्नीट्यूड पूछा था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF ऑन द रोड, तो हमारा आंसर आता, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है। लेकिन अगर मुझसे पूछा गया EA माइनस EB या EB माइनस EA, इसका मतलब पोलरिटी का ध्यान रखना होगा।
कि कौन हाई पोटेंशियल पर है, कौन लो पोटेंशियल पर है। तो पहले हमें चेक करना होगा पोलैरिटी, उसके बाद हमें चेक करना होगा कि ए माइनस ई बी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो यहाँ लेंथ कितना रहेगा 0, एंड बी पॉइंट पे आते आते लेंथ कितना हो जाएगा L। क्लियर? एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करें और इसको आपने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो ये आ गया अभी। तो क्या हम सबसे पहले हाई पोटेंशियल एंड कैलकुलेट करें? हाई पोटेंशियल एंड हमें मिलेगा V क्रॉस B से, वेलोसिटी किधर माइनस J में, मैग्नेटिक फील्ड माइनस K, तो हाई पोटेंशियल एंड आ गया I पर, यानी B will be at high potential and A will be at low potential। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से, पॉइंट B, पॉइंट A, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड EMF कितना, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। क्या इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये आपने अभी प्रीवियस यही कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इसका हमें डायरेक्ट आंसर यूज करना है। सब्जेक्टिव अगर सॉल्व करें तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एलिमेंट माना dx एक डिस्टेंस पे माना वापस इंटीग्रेट कर दें, जैसा लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो सीधे हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। नाउ हमें चेक करना है ई ए माइनस ई बी, तो ई ए माइनस ई बी कितना मिलेगा ये बताओ। हाई पोटेंशियल पे कौन है? बी। लो पोटेंशियल पे कौन है? ए। तो लो माइनस आई करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। सो ई ए माइनस ई बी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ई ए माइनस ई बी का आंसर रहेगा, ध्यान से समझे, माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में अगर पूछा गया ई बी माइनस ई ए कितना, तो आंसर रहेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यानी हमें पोलैरिटी का पूरा पूरा ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक, ये मेथड समझ में आया सॉल्व करने का। एक मेथड और है हमारे पास जिसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसके थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए ध्यान से, ये नोट हो गया, यहीं पर आप मेथड देखें। सेकंड मेथड देखें सॉल्व करने का। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ई ए माइनस ई बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? एंड इक्वेशन जो आपने सॉल्व किया है, देखो एलिमेंट वाइज इक्वेशन रहा है दिस वन, ओमेगा बी एक्स डी एक्स। ये एलिमेंटल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एलिमेंटल इक्वेशन। क्या बना था? ओमेगा बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फैक्टर का भी यूज किया जा सकता है। कैसे करें? देखो ध्यान से, डी ई इज इक्वल टू ओमेगा बी एक्स डी एक्स। ये सबसे पहले आपने एलिमेंटल लिखा। फर्स्ट मेथड तो आपने देख लिया कि पोलैरिटी चेक करें, मैग्नीट्यूड हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है, डायरेक्टली सॉल्व कर दें। सेकंड मेथड किस तरीके से देखा जाए, देखो ध्यान से, डी कैलकुलेट क्या करना है? ई ए माइनस ई बी। तो यहाँ जो लिमिट रहेगा उसमें ए ऊपर आना चाहिए और बी नीचे आना चाहिए, तभी आप ई ए माइनस ई बी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब मुझे बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट रहेगा 0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एल रहेगा। तो ए हाई अपर लिमिट पे लिखा है तो ए का कोऑर्डिनेट भी अपर लिमिट पे आना चाहिए, बी लोअर लिमिट पे लिखा है तो बी का कोऑर्डिनेट भी लोअर लिमिट पे आना चाहिए। ठीक, सॉल्व किया, सो बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 एंड एल, वैल्यू पुट करेंगे 0, पुट करेंगे 0। ठीक है, एल पुट किया, आंसर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया ई ए माइनस ई बी का, बिकॉज हायर अपर लिमिट क्या है? ए और लोअर लिमिट क्या है? बी। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू ओमेगा बी एक्स डी एक्स यूज करके। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अगेन हमें कंडक्टिंग डॉट गिवन है जिसका लेंथ ये 0 टू ए आर और ए टू बी आर, मतलब 0 से भी रहेगा 2 आर। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। कैलकुलेट करना है ई ओ ए, ई बी ओ एंड ई ए बी। ठीक, अब या तो हम इसको यूज करेंगे, पहले हाई पोटेंशियल एंड कैलकुलेट कर ले, उसके अकॉर्डिंग यूज करें, या डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है जो सेकंड मेथड आपने देखा है। ठीक है, देखो कैसे, हमें पहले कैलकुलेट करना है ई ओ ए। सो हमने लिखा डी ई बी ओमेगा एक्स डी एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या चाहिए? ओ ए चाहिए। ओ ए चाहिए तो ओ पॉइंट ऊपर आना चाहिए, ए पॉइंट
नीचे आना चाहिए, यानी अपर लिमिट में ओ, लोअर लिमिट में ए। लिमिट्स क्या रहेगा, देखो ध्यान से। ओ का कोऑर्डिनेट 0, ए का कोऑर्डिनेट r, बी का कोऑर्डिनेट 2r। दिखा? चले क्या लिखें, 0 एंड r। कैलकुलेट किया, सो ई ओ माइनस ई ए इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स 0 टू r, 0 पुट करेंगे 0, r पुट करेंगे तो r स्क्वायर बाई 2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। सो ई ओ माइनस ई ए, आंसर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉलिटी की रिक्वायरमेंट भी अब हमें नहीं पड़ी और पॉलिटी के साथ ही हमें आंसर मिल गया अगर ये रोटेट कर रहा है तो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब एक पॉइंट ये बताएं कि अगर मैंने O माइनस ए किया और आंसर नेगेटिव में आया, इसका मतलब लो पोटेंशियल पे कौन है, O है, और हाई पोटेंशियल पे कौन है, A है। ठीक, तो यहाँ जो इक्विवेलेंट नेटवर्क रहेगा, इक्विवेलेंट नेटवर्क भी बनाया जा सकता है कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट ओ। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो केवल ओ और ए के लिए चेक किया है। ध्यान से सुनना कि हमने तो केवल ओ और ए के लिए चेक किया है और उसके अकॉर्डिंग हमें मिला कि ओ लो पोटेंशियल पर है और ए हाई पोटेंशियल पर है, लेकिन हमने ए बी के लिए चेक नहीं किया और ओ और बी के लिए भी चेक नहीं किया। फिर यहाँ पर आपने बैटरी कैसे लगाई? तो ध्यान से सुनिए इस बात को कि जो हिंज पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, जो हिंज पॉइंट है, उसकी पोलैरिटी फिक्स होती है। जो भी आपको एक सेट से मिलेगा, चाहे मैं OB से कैलकुलेट करूं या OA से कैलकुलेट करूं, अगर जो OA से मुझे O के लिए आंसर मिला है वही OB के लिए, OB को अगर मैं कंसीडर करूं तो O के लिए जो आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। इसका मतलब O हमेशा किस पर रहेगा, लो पोटेंशियल पर। लो पोटेंशियल का मतलब दोनों का नेगेटिव इसी डायरेक्शन में कनेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं B के लिए भी सॉल्व करता हूं तो चेंज कहां पर आएगा, चेंज आएगा यहाँ पर। देखो ध्यान से, 0B लिखना होगा, यहाँ पे भी 0B लिखना होगा और B का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 2r। इसका मतलब केवल यहाँ पे 2r फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, 2r स्क्वायर में 4r स्क्वायर, आंसर माइनस 2b ओमेगा r स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से, कैलकुलेट हम कर रहे हैं अब सेकेंड पॉइंट आपको सॉल्व करने को दिया गया BO। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है BO, EBO। कैसे सॉल्व करें? एलिमेंट कंसीडर किया, D इज इक्वल टू B ओमेगा x dx। क्लियर? ऊपर आना चाहिए B अपर लिमिट में एंड लोअर लिमिट में आना चाहिए 0। तो अपर लिमिट का कोऑर्डिनेट 2r, लोअर लिमिट का कोऑर्डिनेट 0। सो EB माइनस E0 इज इक्वल टू B ओमेगा x स्क्वायर बाई 2। क्लियर? लिमिट्स 2r and 0. So EB minus E0 is equal to B omega by 2 and 2r square minus 0. So 4r square minus 0. So EB minus E0 2B omega r square. समझे बात? सोल्व हुआ? ठीक, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि B माइनस O करने पे आंसर पॉजिटिव में, इसका मतलब B हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और O लो पोटेंशियल पर होना चाहिए। क्लियर? थर्ड हमें कैलकुलेट करना है EAB यानी A to B। कैसे लिखें? थर्ड कैलकुलेट करना है EAB। तो पहले बताया आंसर नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब A से B जा रहे हैं, B हाई पोटेंशियल पर हो और A लो पोटेंशियल पर, आंसर नेगेटिव आना चाहिए। सो D A to B, B ओमेगा x dx, A का कोऑर्डिनेट r एंड B का कोऑर्डिनेट 2r। इंटीग्रेट कर दें, सो EA माइनस EB इज इक्वल टू B ओमेगा, यहाँ पर मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स x स्क्वायर के प्लेस पर r एंड 2r। सो EA माइनस EB इज इक्वल टू B ओमेगा बाई 2 r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। फाइनल आंसर 3 बाई 2 विद माइनस साइन B ओमेगा r स्क्वायर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A माइनस B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एक ही क्वेश्चन में आप 2-3 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है। लेकिन जनरली आपसे कोई एक पार्टी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, या तो ई ए बी कैलकुलेट करना है, बी ओ कैलकुलेट करना है, ओ बी कैलकुलेट करना है, ए ओ कैलकुलेट करना है, बी ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो भी हमें सॉल्व करना है वो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट नेटवर्क पे थोड़ा सा ध्यान दें, ध्यान से समझना। बी और ओ के बीच का टोटल पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ है, 2b ओमेगा आर स्क्वायर। ध्यान से समझना कि O से B की टोटल जो पोटेंशियल है वो कितनी है, 2b ओमेगा आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट तो नहीं। और B हाई पोटेंशियल पर है, वो लो पोटेंशियल पर है। क्लियर। अब इस 2b ओमेगा आर स्क्वायर में से O और A के बीच में कितना है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। मतलब पहली जो यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट करी है उसका वैल्यू है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। और A और B के बीच में जो बैटरी कनेक्ट है उसका वैल्यू क्या है, 3/2b ओमेगा आर स्क्वायर। देखो a माइनस बी करें तो आंसर नेगेटिव में, तो लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल। माइनस को भी आप स्किप करें तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा यहाँ पर, 3/2b ओमेगा बाई आर स्क्वायर। दोनों बैटरीज लगी हैं सीरीज में, ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल 8 हो जाएगा। आंसर क्या रहा, 2b ओमेगा आर स्क्वायर। तो क्या हम इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बना सकते हैं, ये जो रोड आपको गिवन था इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आपने फॉर्म कर लिया, ठीक है। ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस प्लस। दो मेथड होते हैं हमारे पास सॉल्व करने के, या तो हम करें कि पॉलिटी चेक कर लें v क्रॉस b से और मैग्नीट्यूड बन जाता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पॉलिटी चेक किया तो ओ लो पोटेंशियल पे, ए हाई पोटेंशियल पे, और b के लिए चेक किया तो ओ लो पोटेंशियल पे, b हाई पोटेंशियल पे। ए और b के लिए चेक किया तो a लो पोटेंशियल पर आएगा, b हाई पोटेंशियल पर आएगा, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल आपका चेक हो चुका है, मतलब माइनस प्लस किधर लगेगा वो चेक हो गया। अब बात करते हैं कि लेंथ कितना है r, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना है 2r, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, हाफ बी ओमेगा 2r स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 2b ओमेगा आर स्क्वायर। अब ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें से हाफ आपके पास पहले आ चुका है, तो रिमेनिंग कितना रहा 3/2, तो 3/2b ओमेगा आर स्क्वायर। बैटरी जो कनेक्ट होगा वो पॉइंट a और b के बीच में कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपको दिया गया लेंथ गिवन है 2l और 4l और कैलकुलेट करना है b EB माइनस EA। तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट नेटवर्क भी ड्रॉ करना है तो वो भी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। ओमेगा से रोटेट कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। या इस बार हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस बार जो फील्ड है वो किस तरीके का है, फील्ड आपका है अवेलेबल डॉट में। क्लियर, ठीक। अब अगर फील्ड डॉट में अवेलेबल है, यहाँ जो आपने एलिमेंट कंसीडर किया, पूरी रोड पे कहीं पे भी आप एलिमेंट कंसीडर करो, तो जो वेलोसिटी रहेगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही रहेगा, ठीक है। यानी वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में मिल गया। क्लियर। नाउ अब हाई पोटेंशियल एंड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हाई पोटेंशियल एंड का वैल्यू कैसे बनेगा, v क्रॉस b से, तो v क्रॉस b से बना लो। किधर आएगा, देखो ध्यान से, v किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस j, और b किधर, b है डॉट में, डॉट मीन्स k में, तो j क्रॉस के i विद माइनस साइन, सो माइनस i। अब माइनस i में कौन आ रहा है, o, a और b में से माइनस i में कौन है, o, तो o किस पर रहेगा, o रहेगा हाई पोटेंशियल पे और b बनेगा लो पोटेंशियल पे। इसका मतलब a का पोटेंशियल b के रिस्पेक्ट में हाई होना चाहिए और o का पोटेंशियल a के रिस्पेक्ट में हाई होना चाहिए, यानी यहाँ पर 0 और यहाँ पे बैटरी टोटल उसका हाई पोटेंशियल इधर आना चाहिए, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट अगर हमें ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, पॉइंट B, पॉइंट A एंड पॉइंट 0, कि पॉइंट 0 की तरफ हाई पोटेंशियल आना चाहिए, पॉइंट B की तरफ लो पोटेंशियल आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बन गया। दोनों बैटरीज हैं यहाँ पे जिसको आपने E1 से और E2 से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब क्या मैं EB माइनस EA का मोड सोल्व कर सकता हूँ, बताओ क्या किया जा सकता है, या ऐसा क्या करें कि हम पूरा ही सर्किट सोल्व कर लें कि O और A के बीच में कितना लगा है, A और B के बीच में कितना लगा है, पूरा सोल्व कर लें, ठीक है। ध्यान देना, तो मॉड हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पॉइंट O और पॉइंट A के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, तो लेंथ कितना है 2L O और A के बीच का, तो वैल्यू क्या रहेगा, हाफ B ओमेगा 2L स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2B ओमेगा
एल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट, 0 और b के बीच में कैलकुलेट होगा कभी भी। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं इस मेथड से तो उसमें एक हिंज पॉइंट होना कंपलसरी है, इस बात का भी ध्यान रखें। इंटीग्रेशन मेथड अगर हम यूज करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड अगर हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड आप किसी भी पॉइंट के बीच में ले सकते हैं, हिंज पॉइंट और किसी अदर पॉइंट के बीच में, या किसी मिडिल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, यानी कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इस मेथड को यूज करें तो एक पॉइंट का हिंज पॉइंट पर होना कंपलसरी है, यानी जो सेकंड बैटरी आप कनेक्ट करोगे वो O और B के बीच की बैटरी कनेक्ट करोगे। तो डिस्टेंस कितना है O और B के बीच का? 6L स्क्वायर। तो 36/2 कितना मिला? 18 B ओमेगा L स्क्वायर। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? ठीक है। तो टोटल बैटरी कितनी है O और B के बीच का? टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? 18, ठीक है। जिसमें से EOA, और EOA किसको रिप्रेजेंट करेगा? E1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो E2 का वैल्यू क्या सॉल्व किया जा सकता है? E2 कितना मिलेगा? 18 B ओमेगा L स्क्वायर में से 2B ओमेगा L स्क्वायर माइनस कर दूं तो वैल्यू क्या बना? 16B ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है। तो E1 का वैल्यू 2B ओमेगा L स्क्वायर। E2 का वैल्यू 16B ओमेगा L स्क्वायर। बात समझ में आ रही? और मैग्नीट्यूड अगर हमें इंटीग्रेशन मेथड से भी सोल्व करना है तो B ओमेगा x dx, कोऑर्डिनेट बोलो 2L टू 4L, 2L से 4L तक इंटीग्रेट कर दो, हमें यही आंसर मिलेगा 16B ओमेगा L स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट समझना। मानो हमें दिया गया क्रॉड, ये इसका हिंज पॉइंट ओमेगा से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। हिंज पॉइंट आपने रिप्रेजेंट कर दिया O, पॉइंट A एंड पॉइंट B। लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ रहेगा 0 से A तक का लेंथ हमने कंसीडर किया R, एंड O से B तक का लेंथ हमने कंसीडर किया 2R। ठीक, कैलकुलेट करने को बोला गया AO, BO एंड AB, ये तीनों पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें किसी ना दोनों में से किसी भी एक एंड पर आपने हिंज पॉइंट कंसीडर किया था जहां से आप उसको रोटेट कर रहे थे। अभी हिंज पॉइंट इसके दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में कहीं पे लिया गया और वहां से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर वो सेम ही होना चाहिए। कैसे? देखें ध्यान से। ये जो एलिमेंट है OA वाला, तो इसके लिए ओमेगा किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। OB के लिए अगर हम बात करें तो OB रॉड ये कुछ इस तरीके से रखा है, तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो B वाला पॉइंट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और A वाला पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई? और एक पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया है कि हिंज पॉइंट की पोलरिटी सेम आती है। किसी भी एक सेक्शन के लिए आप सॉल्व कर लें, चाहे आप AO के लिए सॉल्व करें या OB के लिए सॉल्व करें, जो पहले से O की पोलरिटी मिलेगी वही सेकेंड वाले से भी O की पोलरिटी मिलेगी। मैं आपको दोनों के लिए चेक करके बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो फिर ऑब्जेक्टिव हम किसी भी एक के लिए सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि पोलरिटी सेम आता है। मानो हम चेक कर रहे हैं AO के लिए कि AO के लिए हाई पोटेंशियल एंड पॉइंट कौन सा बनेगा, तो V क्रॉस B से सॉल्व होगा। वेलोसिटी किधर है AO के लिए? ऊपर की ओर यानी J में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस मतलब K में, माइनस K में, तो J क्रॉस K आई विद माइनस साइन, माइनस आई। तो A और O में से माइनस आई डायरेक्शन में कौन है? A, तो A किस पे रहेगा? हाई पोटेंशियल पे। सेकेंड, अगर मैं BO के लिए चेक करूं तो BO, ये जो BO रोड आपको गिवन है, इसका वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड मतलब माइनस J और मैग्नेटिक फील्ड माइनस K, माइनस माइनस प्लस J क्रॉस K आई। ये बात समझे? ठीक है। तो इसका मतलब O और B में से हाई पोटेंशियल पे कौन है? B, जो आई डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर आप क्लियरली बोल सकते हैं कि किसी भी एक सेक्शन के लिए सॉल्व करने पर हिंज पॉइंट की पोलरिटी जो भी आती है वही किसी अदर सेक्शन के लिए सॉल्व करने पर भी आएगी। यानी ओ पॉइंट इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमेशा किस पे रहा, लो पोटेंशियल पे। तो क्या इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बना सकते हो? देखो ध्यान से, द पॉइंट बी, पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए। ठीक, अब ए और ओ के बीच में जो बैटरी लगी है उसको आपने ई ए ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि पोलरिटी आप पहले से बना चुके हैं। सिमिलरली यहाँ हमने लिख दिया बी ओ, ओ भी लिखो या बी ओ लिखो, मॉड में लिखा है तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? तो पोलरिटी किसी भी एक सेक्शन के लिए आप सोल्व कर लो, जो एक से आंसर मिलेगा वही आपको दूसरे से भी आंसर मिलेगा। नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है इन सबका मोड, क्योंकि पोलरिटी आप सॉल्व कर चुके हो। ध्यान से देखो, मोड ऑफ ई ए ओ, मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी, कितने ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, और ए ओ का लेंथ कितना है, ए ओ का लेंथ है आर, तो क्या लिखेंगे, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। बी और ओ के बीच में अगर कैलकुलेट करना है तो लेंथ रहेगा बी एन ओ के बीच का 2r, जो आपको गिवन है। तो आंसर क्या रहा, 2b ओमेगा आर स्क्वायर। कोई डाउट? तो यहाँ जो बैटरीज कनेक्टेड हैं वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। देखो, ए और ओ के बीच में बैटरी कनेक्ट है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, एंड ओ और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट है 2b ओमेगा आर स्क्वायर। पोलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? अब एक पॉइंट जो आप समझे, पॉइंट ये है कि लास्ट वाले पॉइंट में आपसे पूछा गया a माइनस बी कैलकुलेट करें, यानी ई ए माइनस ई बी कितना होगा, बता सकते हो? क्या ये हमें एक सर्किट मिल गया? क्या a से b तक हम KVL अप्लाई कर सकते हैं? देखो ध्यान से, KVL अप्लाई करना है a से o देन b तक, तो आपको ई ए माइनस ई बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन मिला, ए पॉइंट, तो आपने लिखा ई ए, फिर कौन आया, बैटरी, और बैटरी में आप किधर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी नेगेटिव, क्या लिखोगे, माइनस हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर? फिर एक और बैटरी मिली, इसमें जा रहे हैं आप माइनस से प्लस, यानी इंक्रीजिंग, तो क्या लिखेंगे, प्लस 2b ओमेगा आर स्क्वायर, एंड लास्ट पॉइंट ई बी। सो ई ए प्लस 3/2 b ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी। सो ई ए माइनस ई बी नेगेटिव में आएगा, माइनस 3/2 b ओमेगा आर स्क्वायर। क्या सभी पॉइंट की पोलरिटी पता चल गई? देखो ध्यान से, ए ओ कितना, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, बी ओ कितना, बताओ बी ओ कितना, ये तो मैग्नीट्यूड है। बी ओ चाहिए तो आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि बी हाई पोटेंशियल पर है, ओ लो पोटेंशियल पर है, तो बी ओ 2b ओमेगा आर स्क्वायर। एंड ई ए बी अगर हम कैलकुलेट करें तो ई ए बी का आंसर माइनस 3/2 b ओमेगा आर स्क्वायर, बिकॉज ए बी के रेस्पेक्ट में ए लो पोटेंशियल पर है। ठीक है, यहाँ पोलरिटी कितनी है, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कितनी है, 2b ओमेगा स्क्वायर। किसका पोटेंशियल कम है, ए पॉइंट का, तो माइनस करोगे तो फिर आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो ई ए माइनस ई बी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लॉजिक सेम लग रहा है, लॉजिक का ध्यान रखें। अब क्वेश्चन समझें। हमें दिया गया कि एक कंडक्टिंग रॉड है, इधर भी लेंथ आर और यहाँ भी लेंथ आर, ओ पॉइंट सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इसको कनेक्ट किया गया एक कंडक्टिंग रिम से। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमने एक रिंग ली, कंडक्टिंग रिंग, और डायमीटर के 2 पॉइंट, उनके बीच में रॉड कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग रॉड। पोलरिटी आ गई, पॉइंट आपने मेंशन कर दिए ए एंड बी, एंड क्रॉस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इसको रोटेट कर रहे हैं सेंटर के अबाउट ओमेगा से। क्लियर? पूछा गया ड्रॉ इक्विवेलेंट डायग्राम, एंड ई ए ओ, ई ओ बी, ई ए बी, ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, बताएं पोलरिटी कैसे चेक करें? किसी भी एक सेक्शन के लिए चेक कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने मान लिया कि हम ओ बी के लिए चेक करें, तो ओ बी की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, ये बताओ।
OB की जो वेलोसिटी बनेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल एंड OB के लिए किधर मिलेगा, V क्रॉस B से कैलकुलेट करें, V माइनस J में और B माइनस K में, किधर मिला, माइनस आई, सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस आई, और J क्रॉस के I को रिप्रेजेंट करता है। क्या पता चला कि B पॉइंट हाई पोटेंशियल पे रहेगा और A पॉइंट किस पर रहेगा, लो पोटेंशियल पे। तो अब आप ये बात बताओ कि अगर मैं A और O के बीच में चेक करूंगा तो वापस O पॉइंट मुझे लो पोटेंशियल पे ही मिलेगा, क्योंकि ये तो हिंज पॉइंट है, और A पॉइंट किस पर आ जाएगा, हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा। ये बात समझे, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। क्वेश्चन हमने देख लिया कि इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करना है एंड सभी क्वालिटीज EA, OB, AB ये कैलकुलेट करना है। तो क्या इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आप बना सकते हैं, देखो ध्यान से। ठीक, और इस तरीके से हमें इसको कनेक्ट करना होगा, पॉइंट 2, पॉइंट A एंड पॉइंट B। क्या डायग्राम सही है, देखो ओ लो पोटेंशियल पे तो की तरफ नेगेटिव आना चाहिए, A पर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये एक कंडक्टिंग वायर आपने कनेक्ट करा हुआ है। तो ये इस तरीके से तो पॉइंट A और पॉइंट B इक्विपोटेंशियल हो गए, बिकॉज कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आप कितना कंसीडर करते हैं, 0, और उसको माना जाता है इक्विपोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट A और पॉइंट B एक ही जगह पर है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस सर्किट को अगर मैं थोड़ा सा और डिटो करूं, इसका मतलब पॉइंट A और B, पॉइंट B एक ही प्लेस पर है, तो यहाँ तो है पॉइंट O और यहाँ हमने कंसीडर किया पॉइंट A, B, दोनों एक ही प्लेस पर है। तो बैटरीज कुछ इस तरीके से लगी है, क्या दोनों बैटरी सिमिलर वैल्यू की है, देखो E1 कितना मिलेगा, कितना लेंथ R, मैग्नेटिक फील्ड B, रोटेशन ओमेगा, मैग्नीट्यूड बोलो हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। सेकेंड बैटरी कितने की मिलेगी, ये भी हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। इसका मतलब E1 एंड E2 दोनों का वैल्यू इक्वल है, जिसको हमने स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ भी स्मॉल e मिलेगा, यहाँ भी स्मॉल e मिलेगा। दो बैटरीज अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है और दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है, सो नेट पोटेंशियल कितना बनेगा, A और B, E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा कि अगर हमने एक रिम कंसीडर करी, ठीक है, और उसके रिम में सेंटर से लेके रिम तक कितनी भी रोड आप कनेक्ट कर दो, तो जनरली केस में, सभी केसेस में यही होता है, मोस्टली केसेस में, कि ये एक ही इक्विवेलेंट बैटरी यहाँ पर बन जाती है, जिसको आप हाफ B ओमेगा R स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। और A और B किस पर आ गए, A और B आ गए आपके सेम पोटेंशियल पे। किस पर आ गए, सेम पोटेंशियल पे। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो 0 रहा। क्लियर है, ठीक। तो हाई पोटेंशियल एंड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पॉइंट समझना, छोटा सा पॉइंट। मान लीजिए आपसे पूछा गया EAO कितना, क्या आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान से सर्किट देख लिया आपने, सर्किट ये बना है, आपसे पूछा गया EAO कितना, तो EAO हम लिख सकते हैं आंसर हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि A हाई पोटेंशियल पर है और B लो पोटेंशियल पर है, प्लस माइनस इक्विवेलेंट नेटवर्क से देख लो, ठीक है। आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि EBO कितना, सो EBO का वैल्यू भी हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। सेकेंड हमसे पूछा गया EOB का वैल्यू कितना या EOA का वैल्यू कितना। देखो O किस पर है, लो पोटेंशियल पर, और A किस पर है, हाई पोटेंशियल पे। तो O माइनस A करूंगा तो आंसर नेगेटिव में, वैल्यू कितना बनेगा, माइनस हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया EAB कितना, तो आंसर क्या आएगा,
जीरो। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि वो तो सेम ही पॉइंट पर कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आपने कंडक्टिंग रिम लिया हुआ है तो कंडक्टिंग रिम जो होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यानी ए एंड बी आर एट सेम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज जीरो। क्लियर? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान दें। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हमारे लिए बहुत, ये बोले कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से हमें सर्किट सीधे सीधे दिख जाता है कि पोलैरिटी किस तरीके से लगना चाहिए, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव किधर होगा। ठीक है, तो रोटेशन एक ओमेगा देखें, एक क्रॉस फील्ड देखें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब 2 रोड की जगह कितनी रोड दे दी गई? 4 रोड। तो अब हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले तो ये बताएं, होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन ये हमें दिया गया है कंडक्टिंग रिम, और कंडक्टिंग रिम के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इसका मतलब पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस, सभी का पोटेंशियल सेम। क्लियर? ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो है वो आपका हिंज पॉइंट, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। क्लियर? किसी भी एक के लिए पोलैरिटी चेक कर लो, तो हम इसके लिए पोलैरिटी चेक कर लेते हैं कि यहाँ जो एलिमेंट रहेगा, मानो ये v वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोलैरिटी चेक हो जाएगा। और क्यू के लिए हम पोलैरिटी चेक कर लेते हैं कि हाई पोटेंशियल एंड फॉर ओ एंड क्यू क्या लिखें? v क्रॉस b। v कौन सा डायरेक्शन? माइनस जे। b कौन सा डायरेक्शन? माइनस के। किधर आया? i में। i में कौन है? और q में से q। तो q बनेगा हाई पोटेंशियल पे और O रहेगा लो पोटेंशियल पे। तो सिमिलरली R भी किस पे रहेगा? हाई पोटेंशियल पे। S हाई पोटेंशियल, P हाई पोटेंशियल और O लो पोटेंशियल। क्लियर? और हर एक रोड का लेंथ कितना दिया है? R। इसको भी आप समझे कि हम चाहें PO कैलकुलेट करें, QO कैलकुलेट करें, RO कैलकुलेट करें या SO कैलकुलेट करें, सभी का मैग्नीट्यूड हमें सेम ही मिलेगा, जिसको आप हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर से मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? कितनी बैटरीज बनी? 4 बैटरीज बनी। कोई डाउट? चारों बैटरीज किस तरीके से बनेगी? देखो, इसको रब कर दें क्या? देखो 4 बैटरीज किस तरीके से बनी। तो ये तो रहा आपका कंडक्टिंग रिम। क्लियर? ओ पॉइंट किस पर आया? ओ पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल एंड पी क्यू आर एस आर एट हाई पोटेंशियल विद बैटरी या विद मैग्नीट्यूड हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। फर्स्ट बैटरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस, हियर पॉइंट ओ, और सभी का ईएमएफ कितना? E एंड वैल्यू ऑफ E हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करें, सभी क्वेश्चंस आपको सिमिलर लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर फॉर्मेट ही रहता है। सीधे हमें आंसर ही पता होता है कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। मेन पॉइंट जो रहता है वो रहता है पोलैरिटी चेक करने का, कि पोलैरिटी आप इसका चेक कर लें। ठीक है, अब पी क्यू आर एस सब इक्वी पोटेंशियल है, तो हम क्या बना सकते हैं कि इधर जीरो, इधर पी क्यू आर एस, तो इक्विवेलेंट नेटवर्क देखो कैसा बनेगा। ये फर्स्ट बैटरी, सेकेंड बैटरी, थर्ड बैटरी एंड फोर्थ बैटरी। चारों बैटरीज आपने बना दी, सभी का ईएमएफ कितना है? E है। एंड if 4 batteries are connected in parallel then equivalent potential will be E, यानी पॉइंट O, एंड ऐसा बोल सकते हैं रिम, क्योंकि पी क्यू आर एस कहाँ पर है? रिम पर है। इनके बीच में एक ही बैटरी कनेक्टेड है विद मैग्नीट्यूड E विच इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। जितने भी पॉइंट्स आपने मेंशन करे हैं पी क्यू आर एस, सब कहाँ पर हैं? रिम पर है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, आपसे पूछा जाए EP माइनस EQ कितना? 0। EQ माइनस ER कितना? 0। ER माइनस ES कितना? 0। ES माइनस EP कितना? 0। EP माइनस 0, EP माइनस E0 कितना? E का वैल्यू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। EO माइनस EQ कितना? जब माइनस से प्लस जा रहे हैं तो नेगेटिव में, तो माइनस हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। R माइनस O कितना? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। O माइनस एस कितना? तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माइनस हाफ बी ओमेगा
आर स्क्वायर। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना भाई, हमें दिया गया कि रोटेशन ऑफ रिंग इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। हमने एक रिंग कंसीडर करी जो अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है, इस रिंग का रेडियस है आर, किसकी बात कर रहे हैं हम, रिंग की, तो रेडियस ऑफ रिंग इज आर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताएं इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सबसे पहले वीडियो पॉज करें और सोल्व करें इसको। ठीक है, पॉज हो गया, ठीक, वापिस ऑन कर लें, ध्यान देते। ईएमएफ कितना रहेगा बताएं, क्या आंसर आया, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर या जीरो? जीरो आना चाहिए। हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर क्यों नहीं आना चाहिए? बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं रिंग की, इसका मतलब यहाँ पे तो फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस है इसका मतलब सेंटर से लेके रिम तक कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा। तो रोटेट क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। अगर रिंग ही रोटेट कर रही है, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मुझे बताओ फाई कितना मिलेगा। फाई रहेगा बी इंटू ए, मतलब बी पाई आर स्क्वायर, बी पाई आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है? एरिया चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है, बी चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है। तो जो फाई मिलेगा ये भी किस तरीके का है, कांस्टेंट है। और अगर फाई कांस्टेंट है, सो इंड्यूस ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, या अगर मैग्नेट सॉल्व करते हैं तो मॉड डी फाई बाई डी टी। आंसर क्या रहेगा, जीरो। तो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा इन केस ऑफ रोटेटिंग रिंग, अगर परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर? लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कि अगर डिस्क रोटेट कर रही है तब क्या होगा। ध्यान से समझना, रोटेशन ऑफ डिस्क और व्हील ऑफ साइकिल विद स्पोक्स। ठीक है, तो हमें ये पता है, अगर हम व्हील की बात करते हैं तो ये हमने एक व्हील कंसीडर किया। ठीक है, मानो इस व्हील में केवल 4 ही स्पोक्स लगे हैं, और ये केस आपने अभी भी डिस्कस किया था कि जीरो से रिम के बीच में जो पोटेंशियल रहा वो उसका मैग्नीट्यूड हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर हमें मिल गया। ठीक है, मानो इसके स्पोक्स हम बढ़ा दें, नंबर ऑफ स्पोक्स आपने बढ़ा दिए, अभी भी आंसर वही रहा कि रिम और सेंटर के बीच में जो ईएमएफ रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसका वैल्यू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस स्पोक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, स्पोक्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे आंसर में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। अभी भी अगर आप सेंटर और रिम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मोड पूछते हैं तो आंसर कितना रहेगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। बिकॉज जितने भी स्पोक्स यहाँ पे बन रहे हैं सब एक एक बैटरी को बना देंगे। यहाँ पर हमें रिम दिया है, कंडक्टिंग रिम अगर दिया गया है तो वो सभी पॉइंट्स को, इन सब पॉइंट्स को क्या करेगा, सेम पोटेंशियल पे लेकर आ जाएगा। सेम पोटेंशियल पर आएगा तो बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी मैग्नीट्यूड एक स्पोक के इक्वल ही रहेगा। यानी एक सिंगल रोड को आप घुमाएं या 100 स्पोक्स वाले व्हील को भी घुमाएं तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर इसमें स्पोक्स को बढ़ाते जाएं, बहुत सारे स्पोक्स लगा दें कि हमें आर पार दिखना बंद हो जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक डिस्क कंसीडर करी। क्या कंसीडर करी, एक डिस्क। ठीक है, ये डिस्क का सेंटर, उसका रेडियस कितना मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, और ये जो डिस्क है ये अपने सेंटर के अबाउट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब आपसे पूछा गया कि डिस्क में इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना रहेगा। तो ध्यान दें कि यहाँ पर ये आर रेडियस के बहुत सारे स्पोक्स लगे हुए होंगे, तो किसी भी एक स्पोक को हम कंसीडर कर लें। लेंथ कितना रहेगा, आर। आंसर क्या मिलेगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें एक पॉइंट पूरा अच्छी तरीके से पता है कि हाई पोटेंशियल एंड और लो पोटेंशियल जो एंड होता है उसकी डिपेंडेंसी किस पर आती है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी आती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और ओमेगा पे भी रहती है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो भी हम रिजल्ट लिख रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेंज होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया कि रिम और सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक रॉड कंसीडर की जाए तो ये वेलोसिटी किधर रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाई पोटेंशियल एंड किधर हमें मिलेगा, रिम पर मिलेगा। लो पोटेंशियल एंड किधर मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। तो रिम माइनस सेंटर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया ई सेंटर माइनस ई रिम, तो आंसर कितना, माइनस हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो पॉइंट हमें समझ में आया कि अगर कंडक्टिंग रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है तो हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल एंड सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, पॉलिटी के अकॉर्डिंग हमें a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो हिंज पॉइंट होगा उसकी पॉलिटी रोड पे अदर सभी पॉइंट्स की पॉलिटी के रिस्पेक्ट में सेम ही आएगा। अगर एक पॉइंट के लिए लो पोटेंशियल आ रहा है तो बाकी सभी पॉइंट के लिए भी लो पोटेंशियल ही कंसीडर होगा। ठीक है, नोट करें।